हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत, अपवर्तनांकों के बीच संबंध तथा तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होता है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता के विषय में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों में से गुजरता है तो जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल परिवर्तित होती चली जाती है। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह प्रकाश स्रोत का एक गुण होती है। अतः अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती और जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वह बदलती चली जाती है। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ये टॉपिक हम लोग पीछे पढ़े थे, तो मैं डायरेक्ट इसको संकेत के रूप में लिख रहा हूँ। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो हम लोग जानते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को 1n2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो 1n2 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जिसको मैं v1 से प्रदर्शित कर रहा हूँ, अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जिसे मैं v2 से प्रदर्शित कर रहा हूँ। सो हम लोग लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू v1 अपान v2। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, या आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं, चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध v बराबर n इंटू लैम्डा। v बराबर n इंटू लैम्डा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू v1 अपान v2। जब आवृत्ति नहीं बदलेगी तो v1 इक्वल टू लिखा जा सकता है n इंटू लैम्डा 1 अपान v2 इक्वल टू लिखा जा सकता है n इंटू लैम्डा 2। ये n से कैंसिल हो जाएगा। 1n2 इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। यही अपवर्तनांक और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व विस्थापन। ये पार्श्व विस्थापन के विषय में जानते हैं हम लोग। मान लेता हूं कि कोई एक समतल कांच की प्लेट है जिसके एक सतह से कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। मैं एक फिगर या चित्र की सहायता से आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये एक समतल कांच का गुटका हो गया या टुकड़ा हो गया। इसके एक सतह पर प्रकाश की किरण आती है और टकराती है। ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया या खींच दिया। ये आपतित किरण। कांच का गुटका है तो उसके बाहर वायु, और ये कांच हो गया, पुनः ये इसके बाहर वायु होगी। प्रकाश की किरण आई, गुटके के इस सतह पर टकराती है जहां पर अभिलंब खींचा गया है। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हो गई अपवर्तित किरण। पुनः जब कांच से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो इसे कहा जाता है निर्गत किरण, यानी कि निकलने वाली किरण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण समतल कांच के गुटके या टुकड़े पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात पट्टिका या टुकड़े के दूसरे सिरे से बाहर निकलने वाली
जो निर्गत प्रकाश की किरण होती है वह आपतित किरण के समांतर होती है। कहा जाता है कि इसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है, लेकिन इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो निर्गत प्रकाश की किरण होती है यह आपतित प्रकाश या आपतित किरण के समांतर होती है। तो ये जो आपतित किरण है यह निर्गत किरण के समांतर है। या पिछले फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये आपतन कोण है 3 माध्यमों के लिए, जो ये आपतन कोण होता था वो इस कोण के बराबर होता था। तो ये दोनों कोण बराबर हैं या ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हैं, इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, 2 समांतर पृष्ठों पर अपवर्तन। दो समांतर पृष्ठों पर अपवर्तन। तो 2 समांतर पृष्ठों पर अपवर्तन कैसे होता है, इसके लिए हम लोग एक चित्र बनाएंगे और चित्र की सहायता से समझेंगे। ये एक समतल कांच का गुटका या टुकड़ा हो गया। इसके एक पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है जिसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। इस समतल कांच के गुटके के बाहर की तरफ वायु, ये समतल कांच का गुटका जिसे हम कहेंगे कांच, पुनः इसके बाहर ये वायु, प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इस सतह के लिए यह आपतित किरण का काम करेगी, और ये कांच के अंदर जो प्रकाश की किरण है यह अपवर्तित किरण। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकरा रही थी उस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। अगर हम कांच के दूसरे सतह की बात करें तो जो इस सतह के लिए अपवर्तित किरण का कार्य कर रही थी वह इस सतह के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी, और कांच के सतह से बाहर निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है इसे हम निर्गत किरण कहेंगे। चले आते हैं, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण आई जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण आर जिसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। अब जो ये आर होगा यानी कि जो ये कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा?
क्योंकि यह भी अभिलंब है और ये भी अभिलंब है। अभिलंब होने का मतलब ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और उसे यह एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब ये तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये r है तो ये भी r होगा। और हम लोग जानते या मानते हैं कि ये जो कोण है वही कोण ये भी है, लेकिन हम लोग आज इसे सिद्ध करेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए इसे मैं आज I नहीं E मानूंगा। तो ये फिगर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी की सहायता से हमें सूत्र का निगमन करना है। चित्र में मैंने सारी बात आपको बता दी है, कैसे क्या लिखेंगे या कैसे क्या जानेंगे। अब हम आते हैं कांच के पहले पृष्ठ के लिए। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, संकेत में इसको हम लोग लिखेंगे ANG। आपतन कोण कीजिए तो आपतन कोण है साइन I, तो साइन I अपान अपवर्तन कोण कीजिए तो साइन R। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। तो ANG इक्वल टू साइन I अपान साइन R। पुनः दूसरे पृष्ठ के लिए, अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही, तो आप लिखेंगे जब अपवर्तित किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। कांच से वायु में अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष यानी कि GN, वायु का अपवर्तनांक A, GNA। अब यहाँ पर आपतन कोण का काम R करेगा, तो साइन R अपान, और अपवर्तन कोण का काम E करेगा, तो साइन E। GNA इक्वल टू साइन R अपान साइन E। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान GNA इक्वल टू, अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो इसका भी उल्टा कर सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है साइन E अपान साइन R, साइन E अपान साइन R। और इसी को मान लेते हैं समीकरण 2। और जरा देखा जाए 1 अपान GNA, 1 अपान GNA, इसको हम लोग लिख सकते हैं ANG। 1 अपान GNA इक्वल टू ANG, कहाँ से? अपवर्तनांकों के बीच संबंध में से, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि 1n2 को लिखा जा सकता है 1 अपान 2n1, तो उसी के आधार पे GNA 1 अपान GNA को हम लोग ANG, जब आप इसका उल्टा कर लेते हैं तो समीकरण 2 से अगर देखा जाए 1 अपान GNA की जो वैल्यू है वो साइन E अपान साइन R है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से ANG इक्वल टू 1 अपान GNA है, और 1 अपान GNA की जो वैल्यू है वो साइन E अपान साइन R है, साइन E अपान साइन R। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व
3 से। समीकरण 1 व 3 को आप देखेंगे तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू साइन ई अपान साइन आर। ये नीचे से साइन आर से कैंसिल हो जाएगा। साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन दोनों तरफ है, इसे हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई, यानी कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। तो यही हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो एक बार और पार्श्व विस्थापन के विषय में, यही है पार्श्व विस्थापन, यानी कि ये आपतित किरण है, ये समतल कांच की प्लेट पर आपतित हो रही थी, कांच के अंदर प्रवेश करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, पुनः जब ये कक्ष से बाहर निकलती है तो ये आपतित किरण के समांतर निकलती है। अगर ये समांतर नहीं होती तो जो ये कोण था वह इस कोण के बराबर नहीं होता। अगर यह कोण इस कोण के बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह किरण इस किरण के समांतर है, क्योंकि गणित में हम लोग जो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, यही बाह्य एकांतर कोण की बात है यहाँ पर। अब हम लोगों को अगली टॉपिक पढ़नी है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो सीधी सी बात आप तो कह सकते हैं कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ही पॉसिबल है या संभव है, लेकिन कैसे? हम लोग जानते हैं कि तारे हम लोगों से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं और हमारे और तारों के बीच अनेक प्रकार के माध्यम उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम अपने पास हम लोगों के पास की जो वायु है वो बहुत ठंडी है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं गर्म होती चली जाती हैं, फिर ऊपर और कुछ मंडल ऐसे पड़ते हैं जहाँ ठंडी होती हैं, फिर ऐसे ऐसे माध्यम जो होते हैं वो सघन विरल होते चले जाते हैं। तो तारों से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होता जाता है वो अपने पथ से विचलित होते चले जाते हैं। तो जब वो अपने पथ से विचलित होते चले जाते हैं तो वह प्रकाश हमको एक जगह से आता हुआ प्रतीत नहीं होता है। सो इसीलिए हमको जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा कहें कि पानी से जो भरा तालाब होता है वो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई पड़ता है। इसका भी कारण अपवर्तन के ही कारण है। कैसे कहेंगे? मान लेता हूँ कि कोई एक तालाब पानी से भरा हुआ है, उसकी तली में कोई वस्तु पड़ी हुई है, उस वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है, यानी कि जब उस वस्तु से प्रकाश की किरण बाहर आएगी तो पहले तो वो जल में रहेगी, लेकिन जैसे ही जल की सतह से बाहर आई तुरंत उसको वायु मिल गई, यानी कि प्रकाश की किरण पहले जल से निकली और वायु में आई। जल एक सघन माध्यम, वायु की अपेक्षा हुआ, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात वायु में आने वाली जो प्रकाश की किरण थी वो अविलंब से दूर हो गई। तो अविलंब से जो दूर हो गई वही प्रकाश की किरण हम देख रहे थे। अब उस प्रकाश की किरण को देखते हैं तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण थी, अब वो जहाँ वस्तु है वहाँ से नहीं, उसके कुछ ऊपर से दिखाई पड़ती है, तो वहाँ भी कारण अपवर्तन का कारण हो जाता है। इसीलिए पानी से भरा हुआ जो तालाब होता है वो अपेक्षाकृत हमें कम गहरा दिखाई पड़ता है। इसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि जल में कोई डूबी हुई जो वस्तु होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे आप आधा ग्लास पानी ले लीजिए, कांच के गिलास में लीजिएगा, उसमें आप एक पेंसिल डाल दीजिए या पेन डाल दीजिए, तो आप बाहर से देखेंगे तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। उसमें भी यही बात होती है कि पेंसिल जो जल के अंदर होती है उससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वास्तव में निकलती तो है, लेकिन जब जल से बाहर आती है वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण वहाँ भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और वह अविलंब से दूर हट जाती है। जब वो दूर हटती है तो दूर हटने वाली प्रकाश की किरण हमको दिखाई पड़ती है,
दूर हटने वाली प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है, तो जब हम उसको वापस जल के अंदर ले जाते हैं तो उसको हम सीधे ले जाते हैं, सीधे ले जाते हैं तो पेंसिल जहाँ पर थी वहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं जाती है, उसके कुछ ऊपर जाती है। तो जब हम जहाँ जाती है वहाँ से पेंसिल की लंबाई को मापते हैं या देखते हैं तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई या पेन हमको मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो यानी कि जो कोई भी वस्तु है, तारों का टिमटिमाना है, तालाब का कम गहरा दिखाई देना, जल के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती हैं। तो ये 2-3 उदाहरण थे अपवर्तन पर आधारित। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, देखिए क्रांतिक कोण हम लोग कम से कम 2-3 स्टेप में समझते हैं। क्रांतिक कोण की बहुत ही आसान परिभाषा बता दी जाती है कि सघन माध्यम में बना हुआ विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन इतनी सी बातों से समझा नहीं जा सकता है, इसके लिए 2-3 फिगर हम लोग बनाते हैं जिसकी सहायता से समझते हैं कि अंततः क्रांतिक कोण बनता कैसे है। ये मैंने 3 फिगर बनाया, सब में ऊपर सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, इनके बीच बनने वाला ये जो कोण है इसी को कहते हैं आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। अब हम करेंगे क्या कि धीरे धीरे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैंने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। तो जब ये आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये अभी भी आपतन कोण ही है, लेकिन ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया। तो ऐसे ही जब हम धीरे धीरे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। प्रकाश की किरण इसी पे चली जाती है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उस स्थिति में बना ये आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसके लिए कहते क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। जब हम आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उस स्थिति में सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। या करके छोटी परिभाषा लिखी जाती है कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इस स्थिति में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो I का मान होता है वो C से बहुत छोटा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो जो I का मान होता है वो C से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो I है जब C के बराबर होता है तो R का मान 90 अंश हो जाता है। इसी स्थिति को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब इसी क्रांतिक कोण से संबंधित हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें भी सारी बातें आपको क्रांतिक कोण की ही बतानी पड़ती हैं, लेकिन जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का स्टेप है ये क्रांतिक कोण से आगे का है। अब इसमें कहा जाता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर I का जो मान होगा वो C से अधिक होगा। अब यहाँ पर जो ये I है इस I का मान C से अधिक है, मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण
ये ऊपर सघन माध्यम था, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण की जो यह घटना होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। फिर से एक बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कहा जाता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण की यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब जरा एक बार फिर से देखा जाए, अगर मैं इन चारों फिगर को एक साथ मिलाऊं तो इसमें आपतन कोण क्रांतिक कोण से बहुत छोटा था, तो अपवर्तन कोण 90 अंश का नहीं हुआ था। जब मैं धीरे धीरे आपतन कोण को बढ़ाते गया तो ये जो अपवर्तन कोण था ये 90 की तरफ बढ़ता गया। एक स्थिति ऐसी आई कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक करूंगा, प्रकाश की किरण विरल माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ पर यहाँ थी, अब ये सीधे कहाँ चली जाएगी, वापस सघन माध्यम में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक किया है, तो प्रकाश की किरण न तो विरल माध्यम में है न तो अपवर्तक पृष्ठ पर है, ये पुनः वापस सघन माध्यम में वापस चली गई है। प्रकाश किरण की जो यही घटना होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को घटित होने के लिए दो शर्त होती है। अगर इन शर्त को ये पूरा नहीं करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित नहीं होती है। तो पहली शर्त होती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। अभी आप प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजेंगे, न तो क्रांतिक कोण ही बनेगा न तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही घटित होगी। सो पहली कंडीशन होती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण I का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों की उपस्थिति में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन